पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में हमारे नंबर ऑफ केसेस भी बढ़ेंगे। फीमेल्स में जो कैंसर है वो ब्रेस्ट का नंबर 1 पे है, और सर्वाइकल कैंसर जिसे कहते हैं बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, वो सेकंड नंबर पर है। कौन से स्टेज में जाके कहते हैं कि फाइनली अब कैंसर जो कि है ट्रीट भी नहीं किया जा सकता, अब बचाया नहीं जा सकता पेशेंट को, और कौन से स्टेज तक बचाया जा सकता है कि पेशेंट को तब आ जाना चाहिए डॉक्टर के पास? ये लोगों को समझाने के लिए है कि कृपा जागी, अवेयरनेस, जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी उतना ज़्यादा जल्दी अप्रोच करेंगे। पॉटी करने जा रहे हैं कि ठीक है मेरे को ठीक है, या बार बार पॉटी आ रही है और फिर उसके बाद कॉन्स्टिपेशन हो रही है, तो भैया हफ्ते 2 हफ्ते निकाल लिया आपने, अब ढंग से टेस्ट करो। ये मैं नहीं कहता कि ये चीज़ें होंगी तो जरूर कैंसर निकलेगा, लेकिन एक पॉसिबिलिटी उसमें कैंसर होने की है। अब मोटा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब आप देखिए बच्चे क्या क्या खा रहे हैं, क्या माएँ हेल्प कर रही या उनको समझा रही हैं कि ये चीज करनी है, या हम सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। खबरसार भारत देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ तमन्ना बेदी। हमारे इस प्रोग्राम हेल्थ कंसर्न्स सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस बार हम बात करने जा रहे हैं एक अहम टॉपिक के ऊपर, जो कि आज के समय में जरूरत बन चुका है, जिसके ऊपर बात करना, नॉलेज होना बेहद ही जरूरी हो चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक ऐसी बीमारी की जो कि आज के टाइम में काफ़ी प्रेवलेंट हो चुकी है। समय पर अगर इसका इलाज ना किया जाए तो ये घातक भी साबित हो सकती है। बात कर रहे हैं कैंसर की। सीएमसी से डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर रमन अरोड़ा। जानते हैं उनसे कैंसर की बीमारी आखिर है क्या, और आज के समय में एडवांस साइंस में ऐसे कौन कौन से ट्रीटमेंट है जो इस घातक बीमारी से बचा जा सकता है। सर, सबसे पहले हमें बताएं, एक ले मैन की लैंग्वेज में कैंसर है क्या? कैंसर जो शब्द का मीनिंग बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी बॉडी जो है कि बेसिक बिल्डिंग यूनिट है सेल। सेल 1 के 2, 2 के 4 होते रहते, लेकिन जब उस पर कंट्रोल नहीं रहता और वो लगातार बढ़ता रहेगा और शरीर में एक जगह से दूसरी जगह भी चला जाएगा, या वो बाउंड्रीज नहीं मानता, उसको हम कैंसर कहते हैं। और अगर मेडिकल भाषा में बताएं तो जो सेल है वो नंबर भी ज्यादा हो जाएंगे, डबल, क्वाड्रुपल, और जनरली जब तक हमारे को पता चलता है तो 10⁻11 सेल्स हो जाते हैं, और वो कहना नहीं मानते, एक तरह का सेल्स बागी हो जाते हैं। सर, लेकिन ये कैंसर की बीमारी क्या एज रिलेटेड से हो रही है, या लाइफस्टाइल आजकल के ऐसे हो चुके हैं? आज के समय में ये ज्यादा क्यों बढ़ रही है बीमारी? ये बीमारी बढ़ रही है, लेकिन उसके कई फैक्ट्स देखने पड़ेंगे हमारे को। एक तो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में हमारे नंबर ऑफ केसेस भी बढ़ेंगे। लेकिन कुछ बीमारियों में हमारे हार्ड डेटा है कि नॉर्थ इंडिया में हमारे कैंसर गॉल ब्लैडर का ज्यादा होता है। फीमेल्स में जो कैंसर है वो ब्रेस्ट का नंबर 1 पे है, और सर्वाइकल कैंसर जिसे कहते हैं बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, वो सेकंड नंबर पर है। तो हमारे एक बहुत मशहूर साइंटिस्ट हैं डॉक्टर पॉल गॉस, तो एक बार हमारी मीटिंग थी बाहर, तो उन्होंने बताया कि भाई ये क्यों बढ़ रहा है। जैसे वो कहते हैं कि पहले जो उम्र, जब मैं छोटा होता था तब हम सुनते थे कि मेनार्की, मतलब जब मेंसेस शुरू होने, वो उम्र 14 से 15 साल होती थी। आजकल देखिए तो वो 9 साल, वो उम्र होगी 9 से 10 साल। सारों का नहीं कहता, लेकिन काफियों के। और इसी तरह से उस समय जो मीनोपॉज होता था, मतलब जब मेंसेस बंद होते थे, वो होता था करीबन 45 की उम्र में। आज मेंसेस बंद हो रहे हैं 50 से 52 या 55 साल पे, तो मतलब 10 साल एक्स्ट्रा हार्मोन्स का एक्सपोजर होता है। इसीलिए एबेरेशन होना या उसमें कोई बदलाव आना, जिस तरह से सेल डिवीजन होना, ये एक कारण हम गिनते हैं। सेकंड, हम ये गिनते हैं कि जो लेडीज में जो प्रेग्नेंट नहीं हो पाई या वो होना नहीं चाहती, उसमें थोड़ी इसकी संख्या ज्यादा गिनी जाती है हमारी।
सर लाइफस्टाइल को भी एक अहम फैक्टर माना जा सकता है कि लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है, या सीडेंट्री हो गया, या वर्किंग में नहीं है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, सिटिंग जॉब्स ज़्यादा है। लाइफस्टाइल का डेफिनेट रोल है। रदर कैंसर कई बार तो कहते ही इसी बात पर है। हमारे बहुत सारे कैंसर्स हैं जो कि इस वजह से होते हैं, जैसे कोलन कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर भी ले लें, कि मान लिया मोटापा है जिसमें एक्सरसाइज लोग बाग काम करते हैं, या घूमने फिरने नहीं जाते, या गेम नहीं खेलते, तो उसका असर डेफिनेट है। अब स्मोकिंग है, ये भी पर्सनल हैबिट है लाइफस्टाइल में। ड्रिंक्स किस में? अल्कोहलिक ड्रिंक्स, फिर वो पर्सनल हैबिट्स में या लाइफस्टाइल में। तो ये सब चीजें, और कई बार हमने ये देखा कि लोग बाग जो ड्रिंक लेते हैं, कई ऐसे होंगे जो कि उसी समय स्मोकिंग करते हैं, उनमें ये कैंसर और भी ज्यादा होता है, क्योंकि जो स्मोक है और उसके जो केमिकल्स हैं उस अल्कोहल में डिसॉल्व हो जाते हैं और ज्यादा कैंसर करते हैं। ये ज्यादा नुकसान भी नेचुरली, अगर वो अकेली सिर्फ स्मोकिंग करते हैं और अकेला सिर्फ ड्रिंक्स लेते हैं, वो अकेले तो हार्मफुल हैं ही, लेकिन अगर उनको दोनों को कंबाइन कर लो, जब मुंह में आपके अल्कोहल भी है और साथ साथ आप स्मोक किए जा रहे हैं, तो उसमें दो केमिकल्स इकट्ठे काम कर रहे हैं आप पर, और हमारी उस तरह से कोई सेफ लिमिट नहीं है। जैसे कई बार लोग बाग हार्ट डिजीज में कह देते हैं जी इतने ml अल्कोहल ले लो, हमारे लिए सब तरह की चीजें उसमें हानिकारक है, दूर तक भी वो मार करती हैं। ये नहीं सिर्फ लोकल करेंगी, अल्कोहल का असर जिगर पर बहुत है, पेट पर तो है ही है, फूड पाइप पर भी है, मुंह और हेड एंड नेक में भी है, यूरिनरी ब्लैडर पर है। सर कौन से स्टेज में जाके कहते हैं कि फाइनली अब कैंसर जो कि है ट्रीट भी नहीं किया जा सकता, अब बचाया नहीं जा सकता पेशेंट को, और कौन से स्टेज तक बचाया जा सकता है कि पेशेंट को तब आ जाना चाहिए डॉक्टर के पास? देखिए, सबसे अच्छी बात तो यह है कि आपने ये जो इंटरव्यू भी ले रहे हैं, ये लोगों को समझाने के लिए है कि कृपया जागी, अवेयरनेस, जितनी ज्यादा अवेयरनेस होगी उतना ज्यादा जल्दी अप्रोच करेंगे। अभी भी जो मरीज मेरे आपके पहले जो आया, टीचर होने के बावजूद भी वो स्टेज 3 में आए, क्यों? डायरेक्ट में स्टेज 3 पे पता चला। ये कई बार क्या होता है, आपके पास कभी सोशल कारण है, तो कभी इग्नोरेंस है, तो कभी फैमिली का सपोर्ट नहीं है, उसे हम लॉजिस्टिक्स बोल देते हैं। कुछ की पैसों की भी समस्या मैं मानता हूँ कि हर कोई अफोर्ड नहीं करता, लेकिन सबसे ज्यादा कमी मैंने देखी जो वो आते नहीं है या डरते हैं कि सानों को ये एक खराब बीमारी ना जा सके, तो इसलिए वो डर के मारे नहीं आएंगे। सर लेकिन ऐसे में एक सवाल ये भी आता है कि पेशेंट को ऐसे कौन से सिम्टम फील होने चाहिए कि उनको लगे कि मुझे एक ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, चेकअप कराना चाहिए? ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए देखिए, एक तो WHO के स्टैंडर्ड 7 सिम्टम वार्निंग साइंस हम कहते हैं, भी एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, इन बिटवीन द मेंसेस ब्लीडिंग है, या मीनोपॉज के बाद ब्लीडिंग है, और इसके अलावा मान लिया कहीं पर भी कोई लंप है, चाहे ब्रेस्ट में है या किसी और जगह, अगर उसका साइज बढ़ता है या किसी में ब्लीडिंग होती है या कोई मोल है, मतलब जो तेल या कोई और वस्तु बड़ी चीज, तो हम उसको कहते हैं कि अगर उसका साइज बढ़ रहा है या उसका मार्जिन चेंज हो गया है तो ध्यान देने की जरूरत है। उसी तरह से खांसी है, मान लिया अगर आपको 2-3 हफ्ते में नहीं जा रही, वजन कम हो रहा है, आपको कंप्लीटली फील ही नहीं होता, सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही कि जी आप जो पॉटी करने जा रहे हैं कि ठीक है मेरे को ठीक है, या बार बार पॉटी आ रही है और फिर उसके बाद कॉन्स्टिपेशन हो रही है, तो भैया हफ्ते 2 हफ्ते निकाल लिया आपने, अब ढंग से टेस्ट करो। ये मैं नहीं कहता कि ये चीजें होगी तो जरूर कैंसर निकलेगा, लेकिन एक पॉसिबिलिटी उसमें कैंसर होने की है। क्या आप इस बारे में जागरूक हैं या नहीं है, मेन ये बात है। टेस्टिंग तो तब होगी, अब मेरे को पता है कि अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने पहला जो एक एडवर्टाइजमेंट निकाला कैंसर अवेयरनेस के लिए, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए, वो 1936 में निकाला था। वही काम आप कर रहे हैं और मैं धन्यवादी हूं कि आपने सोचा तो सही भी हम और पॉपुलेशन को ऐड करेंगे, क्योंकि बार बार ये हैमरिंग करनी पड़ेगी
हम जैसी हमारी सोसाइटी है उसमें सारे पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन क्या पढ़े लिखे लोग बाग सारे आ रहे हैं? सॉरी टू से, मेरे पास पीएचडी स्टूडेंट्स तक जो क्वालिफाइड है वो भी, इंक्लूडिंग मेडिकल स्टूडेंट्स या डॉक्टर्स भी, सब आए। लेकिन क्या वो सही टाइम पर आए? मेरा ख्याल नहीं। सर, मेडिकल फील्ड में इसका ट्रीटमेंट कौन कौन से अवेलेबल है? देखिए, मैं एक जनरल भाषा में समझाना चाहता हूं कि हम इलाज कैसे करते हैं। पहले मेरे को डायग्नोसिस जरूरी है। अब डायग्नोसिस क्या है? कई बार लोग बाग स्कैन से ही कह देते हैं जी कैंसर हो गया। देखिए, स्कैन से आपको डाउट तो हो जाएगा कि कैंसर है, लेकिन वो उसको कंफर्म नहीं करता, तो उसके लिए बायोप्सी होनी जरूरी है। बायोप्सी मतलब छोटा सा पीस लेना। आजकल हमारे पास स्पेशल गन्स सी होती हैं, जिसको क्लिक किया अंदर से वो पीस पकड़ के बाहर ले आती है। कई जगह पर एक दो ही बहुत है, तो कई जगह पर ज्यादा पीस भी लेने पड़ते हैं और उस एरिया को सुन कर देते हैं। जब उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो उसमें कैंसर सेल्स नजर आ जाते हैं, और साथ साथ हमारे को आजकल वैरायटी देखनी भी जरूरी है उसकी, सिर्फ कैंसर डायग्नोसिस नहीं। उसके बाद हमारे को चाहिए उसकी वैरायटी या सब वैरायटी। तो कई बार हमारे को इंफॉर्मेशन आने में ही 7 दिन की बजाय 14 दिन या 4 हफ्ते भी लग सकते हैं। जब एक बार कैंसर कंफर्मेशन हो गया, सेकंड स्टेप हमारा आता है क्या? स्टेजिंग होगी। स्टेजिंग हमारी 3 तरह की है। एक जो हाथ लगाने से होती है, दूसरी जो एक्सरे, सोनोग्राफी, एमआरआई, सीटी स्कैन या पेट स्कैन या एमआरआई से हो रही है, और तीसरी हमारी पैथोलॉजिकल स्टेजिंग कहलाती है कि ऑपरेशन के बाद क्या निकला उसका। फाइनल जो वर्डिक्ट है वो पैथोलॉजिकल स्टेजिंग से होगा कि हमने इलाज कैसे करना है। अब जब ये हो गया, उसके बाद हमारे को देखना है कि मरीज को कोमॉर्बिड डिजीज हम कहते हैं कि उसको कोई और रोग तो नहीं है, जैसे डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम है, सीवीए है, या लिवर की प्रॉब्लम है, या किडनी की प्रॉब्लम है। वो मेरे ट्रीटमेंट मैंने प्लान बना लिया, मान लिया ये जब सब चीजें आ गई, अब मैं एग्जीक्यूट करूं या नहीं। अगर एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा पूरी तरह से, तो मेरे को वो चीज मरीज को समझानी पड़ेगी और उसके परिवार को समझानी पड़ेगी, भैया इसमें रिस्क बढ़ रहा है, इसमें ये फायदा हो रहा है, इसमें ये नुकसान है, तो तुम्हारा दिल क्या कहता है। कई जगह मेरे लिए वो सब बातें एक जैसी सी हैं, हम इंफॉर्मेशन तो दे सकते हैं। अब जैसे आज की तारीख में जो आपने बताया कि नई चीजें आ गई हैं, मान लिया ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी आ गई, आए हुए भी उसको कोई 30 साल हो गए होंगे या उससे भी ज्यादा हो गया, लेकिन अमेरिका में भी उसको परकोलेट होने में 15 से 20 साल लगे थे। तो ध्यान रखिए, कोई भी जब नई टेक्नोलॉजी आती है उसकी एक्सेप्टेंस डॉक्टरों द्वारा और पब्लिक के द्वारा अच्छा खासा समय लग जाता है। अब क्या एक लेडी कॉन्शियस है उसके फिगर के लिए, या उसके दिल में ये दहशत है कि कहीं मेरी बीमारी बीच में तो रह जाएगी अगर पूरी ब्रेस्ट रिमूव नहीं कराई। तो ये कई जगह विषय ऐसे हैं जो कि पेशेंट की चॉइस पर भी निर्भर करते हैं कि वो किस तरह से जिंदगी गुजारना चाहती है, जबकि उनमें आउटकम एक जैसा। अब हमारे इलाज में जो और चीजें हैं वो आती हैं कि साथ में सर्जरी के अलावा हमारे आती है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में बहुत तरह की डेवलपमेंट हो गई है, लीनियर एक्सेलरेटर आ गए हैं, टोमोथेरेपी आ गई है, प्रोटोन थेरेपी आ गई है। तो मतलब जितने साइड इफेक्ट्स कम हो सकते हैं, जैसी ट्यूमर की शक्ल है या साइज है उसी हिसाब से हम टेलर मेड कर लेते हैं। दवाइयों में हमारे पास कई तरह की चीजें आई हैं, उसमें हार्मोन थेरेपी आ जाती है सरलता में। कौन सी आ गई? ब्रेस्ट कैंसर में, प्रोस्टेट कैंसर में, एंडोमेट्रियल कैंसर में। कीमोथेरेपी आ गई बहुत सारी बीमारियों में। फिर आ गई टारगेटेड ट्रीटमेंट। टारगेटेड ट्रीटमेंट जैसे मैंने कहा कि हमारे को सब वैरायटी चाहिए या वैरायटी चाहिए, तो क्या होता है टारगेट हर एक जो मरीज है वो दूसरे से अलग है, क्योंकि उसमें टारगेट अलग है। तो हमने उस तरह के मार्कर्स कराने हैं, टेस्ट कराने हैं, और हमने कह देना है कि ये टारगेट है तो ये दवाई अच्छी रहेगी। और कई बार अगर जो विदाउट टारगेट है उसका इलाज अलग तरह से होगा, और विद टारगेट हमारी वो प्रेफरेंस हो जाती है। और एक आ गया जी बोन मैरो ट्रांसप्लांट या कार टी सेल थेरेपी। ये भी एक तरह की जो कार टी सेल थेरेपी है, वो हम सेल्स बाहर निकालते हैं, उसको इंजीनियर करते हैं और वापस डालते हैं। मेरे को खुशी होती है ये शेयर करते हुए कि अब ये थेरेपी इंडिया में भी आ गई है, और लुधियाना भी सीएमसी एक सेंटर है
और एक इम्यूनोथेरेपी है जिसमें कि अलग अलग तरह की हमारे पास ट्रीटमेंट आ गई है जो कि टी सेल बेस्ड है एक्टिवेशन का। सर जैसे हमने बात करी है कि कैंसर है क्या, क्यों हो रहा है और इसकी ट्रीटमेंट क्या है, नो डाउट अगर लाइफस्टाइल अच्छा हो, हेल्दी हो, खान पान अच्छा हो तो इस बीमारी से बचा भी जा सकता है। जाते जाते व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे सो दैट दे कैन लिव अ हेल्दी लाइफ? कैसे एक हेल्दी लाइफ रख सकते हैं? वो मेरा ख्याल ज्यादा सरल चीज है और करना बहुत मुश्किल है। अब जैसे किसी को कह दो जो स्मोकर है तो कंपनियां तो दिवालिया हो जाएगा उनका, तो कितना का प्रमोशन हो रहा है उसका। ड्रिंक्स का देखो आप, देखिए सब जगह पानी और वो मिनरल वाटर और दूसरा आ रहा है, वही कंपनी, तो कौन उनको छेड़ेगा उन कंपनियों को? ठीक है, अब मोटा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब आप देखिए बच्चे क्या क्या खा रहे हैं, क्या माएँ हेल्प कर रही या उनको समझा रही हैं कि ये चीज करनी है, या हम सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं? तो समाज पर बहुत सारा उत्तरदायित्व आता है। फिर कई बार हमने ये भी देखा कि इंटरपर्सनल रिलेशन कैसे हैं विद इन द फैमिली इफ यू आर अनवांटेड, क्योंकि ये एजिंग का भी फिनोमिना है। क्यों एजिंग के साथ है कैंसर? क्योंकि जो टेलोमियर लेंथ है या जो सेल डिवीजन है वो समय के साथ एरेटिक हो जाता है। अब क्या उनकी फैमिली में कोई डिस्प्यूट तो नहीं है जिसमें कि जो पेरेंट्स हैं दे आर नॉट नीडेड और अनवांटेड है, या उनके रिलेशन पैसों की वजह से या किसी और वजह से खराब हो गए, तो भैया आप कैसे करोगे? तो ये सब चीजें मायने रखती है। लेकिन एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे, जेनेटिक्स का। कृपा करके अगर फैमिली हिस्ट्री है तो वो डॉक्टर को डिस्क्लोज करें और बताएं, ताकि कि उसके जो स्पेशलाइज्ड टेस्ट हैं तो वो मरीज को स्पेशल किस्म का ट्रीटमेंट भी दिला सकते हैं और कई बार आने वाली जनरेशंस को भी हम स्क्रीन कर सकते हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर इस सारी जानकारी के लिए। सो बिल्कुल हमारी कोशिश थी एक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाए कि ताकि आप एक अच्छी सेहतमंद जिंदगी जी सकें। अच्छी सेहतमंद जिंदगी के लिए सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल, जैसे सर ने बताया कि लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए, खाना पीना अच्छा होना चाहिए, वर्किंग में रहना चाहिए, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई सिम्टम्स सामने आते हैं तो डॉक्टर तक जरूर पहुंचे, चेकअप जरूर कराएं, और जो भी स्पेशल, जैसे सर ने बताया कि जेनेटिकल है तो जरूर डॉक्टर को इस चीज़ का पता होना चाहिए, डिस्क्लोज करना चाहिए। सो बिल्कुल अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे, कुछ और सेहत से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर बातचीत करेंगे ताकि कुछ और इन्फॉर्मेशन सोसाइटी में जा सके। तब तक के लिए बने रहिए खबरसार भारत के साथ।